नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसे टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी में पर्टिकुलरली जिन स्क्रिप्चर्स का हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, उपनिषद, उसमें अक्सर मेंशन होता आया है। इसके अलावा वैसे भी जनरल जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है उनमें इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा उनका जिक्र होता आया है। तो वो हैं विद्या और अविद्या, श्रेय और प्रेय, परा अपरा। इन तीन पेयर्स को आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही शेयर करता हूँ इन पर कि ये क्या है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें जितना पता हो उतना हमारे लिए अच्छा होगा और जनरल जो धारणा है स्पिरिचुअल आइडियाज़ की, उसमें थोड़ी सी उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक सर्कल माने और उसका जो न्यूक्लियस है उसे हम एब्सोल्यूट एंटिटी माने या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहें, शिव कहें, वो उसका न्यूक्लियस है यानी सेंटर है, और पूरा अस्तित्व यानी पूरा जो विजिबल एंड इनविजिबल वर्ल्ड है वो सर्कमफ्रेंस पे है। तो सर्कमफ्रेंस से लेकर सेंटर तक एक दूरी है, एक रेडियस है। तो विद्या और अविद्या को अगर समझना हो तो जो थॉट, जो आइडिया, जो फिलॉसफी, जो साइंस, जो म्यूजिक, जो आर्ट, जो लिटरेचर इस सेंटर की तरफ हमें ले जाता है वो विद्या, उसे हम विद्या कहेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ये। उसी तरह जो इससे हमें दूर करता है, चाहे वो किसी भी किस्म का एजुकेशन हो, उसमें हर चीज़ आती है, वही जो मैंने बताया, साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, एवरीथिंग जो हमें उस न्यूक्लियस से दूर ले जाती है, इट टेक्स अस अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज अविद्या। इसीलिए धर्म के जगत में भी अविद्या है, साधना के जगत में भी अविद्या है, हर एरिया में विद्या और अविद्या है। ठीक ऐसे ही जब हम फिलॉसफी में बहुत सारी बातों को समझते हैं तो माया एक कॉन्सेप्ट आती है और उसके भी कई नाम हैं, कई प्रकार हैं। उसमें विद्या माया और अविद्या माया, ऐसे भी दो शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से ये दूसरे शब्द भी हैं, श्रेय और प्रेय। पूरा उपनिषद स्टार्ट, कई उपनिषद में जो बिगिनिंग है वो इसी थॉट से होती है कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। ठीक जैसे विद्या और अविद्या है, इसके जैसा ही श्रेय और प्रेय है। श्रेय वो है जो हमें इस सेल्फ की तरफ ले चलता है, प्रेय वो है जो हमें मैटर और मैटर से मिलने वाले सुख की तरफ ले चलता है। हर वो चीज़, जब हम बहुत ही फंडामेंटल स्टडी करते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर का, तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म ये सेल्फ है या चेतना है या शिव है। तो अगर सारा जीवन इस इंद्रिय के इर्द गिर्द ही घूमे, सेंस ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, और साथ साथ थोड़ा सा मन इसके इर्द गिर्द ही अगर घूमेगा और इसके सुख के लिए ही प्रयास करता रहेगा, तो ये प्रयोमुखी धारा हुई, ये प्रयोमुखी चिंतन हुआ, ये प्रयोमुखी मूवमेंट हुई। इंद्रियों से मिलने वाला सुख, और जो आत्मा की ओर या सेल्फ की ओर ले जाए, जो मूवमेंट, जो विचार, जो धारा, जो दृष्टि, जो जीवन शैली, जो ज्ञान की पुस्तक, जो अभ्यास, हर वो बात जो हमें उस सेल्फ की तरफ ले जाती है वो श्रेयोमुखी है। तो उपनिषदों को श्रेयोमुखी चिंतन धारा कहा जाता रहा है। ये हमें उस सेल्फ की याद दिलाती है, उस सेल्फ के बारे में बार बार बताती रहती है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका नेचर, उसका स्वभाव, वो क्या है क्या नहीं है। तो ये श्रेयोमुखी चिंतन हुआ।
और चिंतन का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम जो सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, कानों के ज़रिए जो मन में जाता है उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है और उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं बनती और मिटती हैं। तो चिंतन कैसा होना चाहिए ये अब व्यक्ति पे निर्भर करता है। आप श्रेयोमुखी धारा पे चलें या प्रेयोमुखी धारा पे चलें। प्रेयोमुखी धारा से यानी इंद्रिय सुख से सेल्फ की ओर, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर चलने की जो धारा है वो कोई भी व्यक्ति क्यों ये चेंज करना चाहेगा, तो उसकी वजह है कि उम्र के किसी पड़ाव में हर व्यक्ति थोड़ा भी समझदार हो, थोड़ा भी कॉमन सेंस रखता हो, वो ये रियलाइज़ करता है कि ये जो इंद्रियों से मिलने वाला सुख है या इवन मन से मिलने वाला सुख है ये क्षणिक है और ये हमको दुख की ओर भी ले जाता है। तो आप जितनी मात्रा में सुखी होते हैं उतनी ही मात्रा में दुखी होते हैं। इसलिए आपकी जो प्रगति है या प्रोग्रेस है वो माइनस और प्लस एक दूसरे को कट करके ज़ीरो ही रहता है। वो कोल्हू के बैल के जैसा मूवमेंट है। भारतीय संस्कृति में ये जो कोल्हू के बैल की एक मिसाल दी गई है, बड़ी शानदार मिसाल है। कोल्हू का बैल जिसके ज़रिए तेल निकाला जाता है वो एक ही जगह घूमता है। बेशक वो 1000 किलोमीटर चल ले लेकिन वो मूवमेंट एक ही जगह है। तो ठीक ऐसे ही हमारी भी प्रगति की धारा है। अगर हम इंद्रियों को ही अपना सर्वे सर्वा मानते हैं और इंद्रिय सुख में ही अगर हम लिप्त हैं तो वो प्रगति नहीं है, वो बस इंद्रियों से मिलने वाले क्षणिक सुख की प्यास बुझाने की एक कोशिश है। लेकिन आप जितना प्यास बुझाते हैं उतनी वो बढ़ती जाती है, उसी मात्रा में हमें दुख भी मिलता है। तो ये जिसको रियलाइज़ होता है वो ये सोचना शुरू करता है क्या इससे बेटर कुछ जीवन है या सारा जीवन मुझे ऐसे ही जीना है। जिसके मन में पहले ये सवाल आता है उसकी तरफ ही कुछ दूसरी फोर्सेस आकर्षित होनी शुरू होती हैं। वो किसी पुस्तक के माध्यम से होती हैं, वो किसी टीचर के माध्यम से होती है, आज के टाइम में वो किसी वीडियो के माध्यम से हो सकती है, किसी पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकती है, किसी भी माध्यम से हो सकती है। तो वन हैज़ टू बी अ राइट eligible candidate to attract these kind of ideas. So what is the eligibility? The eligibility is that one has to accept that the pleasure or happiness which we attain from our sense organs and motor organs is not permanent. इतना ही कोई जाने, अच्छे से रियलाइज करे तो उसके पास ये दूसरे फोर्सेस अट्रैक्ट होने शुरू होता है। श्रेयोमुखी चिंतन उसकी तरफ अपने आप ही बढ़ना शुरू होता है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक ऐसे ही परा और अपरा ज्ञान की बात है जिसका जिक्र उपनिषद में भी है और ढेर सारी दूसरी स्पिरिचुअल आइडियाज़ में भी है। परा ज्ञान, परा वाक, परा शक्ति उसी एब्सोल्यूट का दूसरा नाम है। तो जो हमें उस एब्सोल्यूट की तरफ ले जा रहा है वही परावाक या परा नॉलेज है। तो बेसिकली परा नॉलेज हमारे लिए जो डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं वही है। यहाँ बात थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। परा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस विच लीड अस टुवर्ड्स द सुप्रीम। पहले सुप्रीम को स्वीकार भी करना है, ये बात मैं कई बार कहता रहता हूँ। पहले उस सुप्रीम एंटिटी को मानना है, एक्सेप्ट करना है, तब उसकी ओर चलने की बात होती है, नहीं तो बात नहीं होगी, नहीं तो चलने का भाव ही नहीं आएगा, ख्याल ही नहीं आएगा। तो परा उस चलने के प्रोसेस में किए जाने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली डीप मेडिटेशन या मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिसेस वो है। और उससे अलग है अपरा ज्ञान। अपरा ज्ञान पहले अगर हम वैदिक टर्मिनोलॉजी को लें तो अपरा ज्ञान वॉज द नॉलेज दैट लेड टू परा ज्ञान। तो उस वक्त की जो गुरुकुल और यूनिवर्सिटीज़ जो होती थी उस वक्त अपरा ज्ञान में यही वेद उपनिषद का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन और उसके अलावा धनुर्विद्या, आयुर्वेद, इसका अध्ययन, इसको अपरा नॉलेज कहा गया। आज के टाइम में हम अपरा ज्ञान किसे कहेंगे? हम जो कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कुछ हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में
दी गई एजुकेशन है वो अपरा ज्ञान है, और वो बेसिकली मंडेन वर्ल्ड यानी आँख से दिखने वाले संसार में कुछ करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके ज़रिए अपने ज्ञान की प्यास को मिटाने के लिए बनाया गया है या बन गया है पिछले 300-400 साल में। तो चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह की बातें हो, जियोलॉजी हो, और जितने भी हमारे पास नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो अपरा ज्ञान में ही गिना जाएगा। और परा ज्ञान है आपका वो इजोटरिक नॉलेज, द सीक्रेट नॉलेज दैट लीड्स यू टुवर्ड्स द सुप्रीम, दैट लीड्स यू टुवर्ड्स द इमॉर्टैलिटी। उस अमरत्व की तरफ ले चलने वाला जो सिस्टम है वो परा ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल कई बार स्क्रिप्चर्स की स्टडी में आएगा, विद्या, अविद्या और श्रेय, प्रेय, परा, अपरा। तो उनमें जो बहुत बेसिक लेवल पे बात है वो एक ही है, सुप्रीम की तरफ ले जाने वाली धाराएं परा है, श्रेय है और विद्या है, और मैटर की तरफ या ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाने वाली धाराएं प्रेय है, अविद्या है, अपरा है। इस तरह से समझे हम तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। अगले सप्ताह फिर एक नए सूत्र के साथ उपनिषद का जो दूसरा सूत्र है उसको स्टडी करते हैं और फिर इस पर कुछ बात करते हैं। बार बार ये कहना चाहूँगा कि मन का विकास यानी मेंटल हेल्थ, जिसकी कोशिश, जिसकी तलाश आज हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मेरी नज़र में वो स्पिरिचुअल स्टडी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही संभव है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।